आठवां अध्याय। भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था पर, वो देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसका स्वरूप कैसा था, वो देखते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। यूरोपीय व्यापारी भारत से सूती व रेशमी वस्त्र, मसाले, नील, अफीम, चीनी आदि निर्यात करते थे। बदले में भारत में सोना चांदी आने से भारत को उस समय सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्लासी व बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल के मालिक बन गए। वो 18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के शिकंजे में फंस गई। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के व्यावसायीकरण के कारण भारत कच्चे माल के प्रदायक के रूप में सीमित कर दिया गया और परिवहन के बेहतर साधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया। भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण हुआ एवं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। ब्रिटिश सरकार ने अपने कपड़ा उद्योग को संरक्षण देने के लिए 1700 ईस्वी में ही भारत से आने वाले रंगीन व छपे हुए वस्त्र पर इंग्लैंड में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और सूती वस्त्रों पर 15% आयात कर लगा दिया गया। 1720 ईस्वी में भारतीय रेशमी व छपे हुए वस्त्रों पर इंग्लैंड में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। वह पहनने वालों पर है जो जुर्माना लगाया जाने लगा। केवल हॉलैंड ने भारतीय सूती वस्त्रों के आयात पर न तो प्रतिबंध लगाया और न ही आयात शुल्क लगाया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के कारण भारत कच्चे माल का निर्यातक व तैयार माल का ग्राहक बन गया, जिससे स्थानीय उद्योग धंधे चौपट हो गए। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे, ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था, जिसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद की आर्थिक नीतियों के 3 चरण देखते हैं। पहला चरण, ठीक है, चरण दर हम पढ़ते हैं। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे किसकी है? इंडिया टुडे रजनी पामदत्त की बुक है। उसमें है जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कॉलोनियलिज्म के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के आधार पर, बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके आधार पर कितने चरण बताए हैं? 3 चरण बताए हैं। किसने? रजनी पामदत्त ने कि, और अंग्रेज आर्थिक नीति को जवाहरलाल नेहरू ने औपनिवेशिक आर्थिक नीति कहा। कार्ल मार्क्स ने उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए हैं। वाणिज्यिक, मर्सेंटलिस्ट, ठीक है, चरण, ये आपका जो वाणिज्यिक था वो 1757 से 1813 तक था। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है कि इसमें स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद या मुक्त व्यापार चरण, फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म था। ये 1813 से 1858 तक चला। इसे आदर्श चरण भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरा चरण आता है आपका वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। ये चरण 1858 के बाद से लेकर 1947 ईस्वी तक रहा। वाणिज्यवाद या उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में ब्रिटिश कंपनी ने सभी प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर व्यापार में एकाधिकार स्थापित किया। इस उद्देश्य के लिए देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया गया। 1757 से 1772 ईस्वी का काल औपनिवेशिक लूट का काल कहा जाता है। 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के समय नमक व अफीम के उत्पादन का एकाधिकार कंपनी को मिला। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। वह 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी की सभी वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। औद्योगिकीकरण, भारत में 1800 से 1850 ईस्वी का समय अनऔद्योगिकीकरण का काल था। इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति मजबूत हो रही थी, जबकि भारत में परंपरागत उद्योग व हस्तशिल्प समाप्त हो रहे थे। ब्रिटिश शासन से सर्वाधिक क्षति भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को हुई। सूती कपड़ों के उत्पादन से जो आयात कर घटाने से लॉर्ड लिटन के निर्णय से ब्रिटिश उद्योगों को लाभ मिला। किसने लिया था? लॉर्ड लिटन ने लिया था ये कर घटाने का निर्णय, ठीक है, सूती वस्त्रों से। और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन कपास का सर्वाधिक निर्यात करते थे। गवर्नर जनरल बेंटिक ने हस्तशिल्प के पतन पर कहा कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। ये किसने कहा था? भारतीय बुनकरों की हड्डियां
भारत भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। किसने कहा था? गवर्नर जनरल बेंटिंक ने कहा था। किसके किसके पतन पर कहा था? हस्तशिल्प के पतन पर कहा था कि भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। ठीक है, तो कथन पूछा जा सकता है, याद रखना। भारतीय बुनकरों को निर्देशित मूल्यों पर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए कंपनी द्वारा बाध्य किया जाता था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया, फिर भारत में सूती माल की बाढ़ ला दी। भारतीय हस्तशिल्प के नष्ट होने से भारतीय बाजारों में लंकाशायर व मैनचेस्टर के कपड़े आ गए व भारत में बेरोजगारी व निर्धनता फैल गई। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। मार्क्स ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा। भारत में ब्रिटेन की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़कों, रेलों, डाकतार, बैंक आदि सेवाओं का विस्तार हुआ, जिनमें अंग्रेजों ने पूंजी निवेश किया। भारत में सस्ती मजदूरी होने के कारण अंग्रेज निवेश पर अच्छा मुनाफा कमाते थे। औद्योगिकीकरण का युग 1858 ईस्वी के बाद वित्तीय पूंजीवाद का दौर शुरू हुआ। इसमें सर्वाधिक पूंजी निवेश सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में किया गया, जबकि सर्वप्रथम पूंजी निवेश रेलवे में प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने रेल के निर्माण में भी काफ़ी पूंजी निवेश किया। रेलवे निर्माण 5% लाभ की गारंटी पर आधारित था, अर्थात सरकार रेलवे में पूंजी निवेश पर कम से कम 5% लाभ की गारंटी देती थी। भारत में रेल निर्माण का प्रमुख उद्देश्य कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाह तक ले जाना था। साथ ही सेना को भी विद्रोह की स्थिति से दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से पहुंचाया जा सकता था। अंग्रेजों द्वारा डलहौजी के समय भारत में रेल सेवा प्रारंभ करने के उद्देश्य कौन कौन से थे वो देखते हैं। खान को बंदरगाह से जोड़ना, कृषि वाले खेतों को बाजार से जोड़ना, भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित करना। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में, ठीक है, कब? 1853 में। और पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली, किंतु हाल ही में एक शोध द्वारा ये तथ्य भी सामने आया है कि 1851 ईस्वी में रुड़की उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी चली। लॉर्ड कर्जन के समय भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ। भारत में रेल लाइन को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा। रानाडी द्वारा प्रकाशित इंदु प्रकाश ने लिखा कि रेलवे ने भारतीय समृद्धि को क्षति पहुंचाई है। शहर अखबार ने 1884 ईस्वी के एक अंक में रेल को भारत के विकास में एक हथकड़ी कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने भारत में रेलवे के बारे में कहा कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, ये दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि रेलवे भारत में आधुनिक उद्योगों का सही रूप से पूर्वगामी होगा। 1858 के बाद अंग्रेजों ने सरकारी ऋण व रेल के अलावा सिंचाई परियोजनाओं, चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बाग, खानों, जूट मिलों, जहाज रानी, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में भी निवेश किया। रेल, बैंकिंग, बीमा व जहाज रानी नौ परिवहन में सर्वाधिक ब्रिटिश निवेश था। इसी काल में भारतीय लघु उद्योग व हस्तशिल्प के पूर्णतः नष्ट हो जाने के बाद कुछ भारतीय पूंजीपतियों ने आधुनिक उद्योगों में पूंजी लगाई। 1840 ईस्वी में बिहार के बेतिया में प्रथम चीनी मिल स्थापित की। सूती वस्त्र पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई थी। सूती वस्त्र की पहली सफल मिल कवासी नानाभाई डाबर ने 1853 ईस्वी में बम्बई में तारदेव नामक स्थान पर लगाई। वस्त्र या कपास उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगी, ठीक है, वस्त्र या कपास उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगी थी, ओनली भारतीयों की लगी थी, ठीक है। और गुजरात व मुंबई महत्वपूर्ण सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में विकसित हुए। भारत में कपड़ा उद्योग ने स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। भारत की पहली जूट पटसन मिल जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 ईस्वी में बंगाल में रिश्रा नामक स्थान पर स्थापित हुई, ठीक है। पहली जूट या पटसन कहाँ पे? रिश्रा में, बंगाल में। 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर बाराकार आयरन वर्क्स की स्थापना की गई। मूलतः इसका नाम बंगाल आयरन वर्क्स था, जिसे 1870 ईस्वी में जेम्स एटकिंस ने स्थापित किया था। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद सिंह टाटा ने की। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी स्टीव नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग धंधों में तेजी से विकास हुआ, क्योंकि भारतीय माल की भारत व विदेशों में युद्ध के कारण मांग बढ़ी हुई थी, ठीक। और लॉर्ड हार्डिंग ने
1916 ईस्वी में सर थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की। ठीक है, किसके? सर थॉमस हॉलैंड के आयोग में अध्यक्षता में 1916 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना, इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन IIC। और भारत में प्रारंभिक विदेशी पूंजी निवेश रेलवे में हुआ था। भारत में प्रारंभिक जो विदेशी पूंजी निवेश है वो किसमें हुआ था? रेलवे सेक्टर में। ठीक है, कपास में ओनली भारतीय थे, विदेशी नहीं था। ठीक है, और अमेरिका के आर्थिक इतिहासकार डेविड मॉरिस ने तर्क दिया कि औपनिवेशिक काल में भारत का अन्य औद्योगिकरण नहीं हुआ। इंग्लैंड ने एक तर्कसंगत प्रशासन दिया तथा कानून व्यवस्था के कारण औद्योगिक विकास तीव्र हुआ। धन का निकास, संपत्ति का अपवहन। धन के निकास से तात्पर्य भारत में इंग्लैंड जाने वाले उस धन से था जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक व व्यापारिक प्रतिफल नहीं मिलता था। प्लासी के युद्ध के बाद कई स्रोतों से धन निकास होने लगा, जैसे बंगाल का भू राजस्व अधिशेष, व्यापार पर एकाधिकार, कंपनी के अधिकारियों को बंगाल व भारतीय शासकों से मिलने वाली मोटी भेंट, बलपूर्वक ऐंठा गया धन आदि। 1765 ईस्वी के बाद दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ये प्रक्रिया और तीव्र हो गई। कंपनी भारत से ही प्राप्त इस राजस्व अधिशेष धन, जिसे निवेश कहा जाता था, उसको भारत में ही निवेश कर यहाँ से निर्यात योग्य सामान खरीदकर बाहर भेज देती थी, जिसके बदले भारत को कुछ भी नहीं मिलता था। 1765 ईस्वी के बाद यूरोप से महंगी धातुओं का आयात बिल्कुल समाप्त हो गया। मद्रास काउंसिल के अध्यक्ष जॉन सुल्लिवान ने कहा कि हमारी व्यवस्था उस स्पंज की तरह काम करती है जिसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख कर टेम्स नदी के किनारे उसे निचोड़ा जाता है। ठीक है, टेम्स नदी यूरोप का उदाहरण है। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से, और गंगा भारत का। ठीक है, और धन के निकास या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में दिया। ये पेपर उन्होंने 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पहली बार पढ़ा। दादा भाई नौरोजी ने कुछ अन्य लेखों में भी धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की है। ये लेख है, पहला, पॉवर्टी एंड अनएबिलिटीज रूल इन इंडिया 1867। दूसरा, द वांट्स एंड मीन्स रूल इन इंडिया, ये 1870 ईस्वी की है, 1870 की। और द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 ईस्वी की है। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ जो वेल्थ है उसका व्याख्या इन लेखों में पहला है कौन सा? पॉवर्टी एंड अनएबिलिटीज रूल इन इंडिया। दूसरा, द वांट्स एंड मीन्स रूल इन इंडिया। एंड थर्ड इज ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक याद रखो। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनएबिलिटीज रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है, व्यापक व्याख्या की है, और तथा ब्रिटिश शासन को भारत का रक्त बहाने वाला नाला बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि धन का निष्कासन ही समस्त बुराइयों की जड़ और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन या आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की। दादा भाई नौरोजी ने कार्ल मार्क्स के समय में ही ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में अध्ययन करके तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। 1818 ईस्वी के बाद से भारत से धन निष्कासन मुख्य रूप से ब्रिटेन को स्वर्ण एवं चांदी निर्यात करके किया गया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन, धन बहिर्गमन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार धन निष्कासन का बहिर्गमन अफवाह सिद्धांत का तात्पर्य भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। सर सैयद अहमद खान नौरोजी के उत्सरण या निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वे मुस्लिम समाज का विकास ब्रिटिश सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अमृत बाजार पत्रिका एवं तिलक का मराठा अंग्रेजों द्वारा धन निष्कासन का विरोध करने वाले प्रमुख समाचार पत्र थे। कौन सा? एक अमृत बाजार पत्रिका, दूसरा कौन सा? मराठा। अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा था कि अंग्रेज ये नहीं जानते कि इस शल्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उनका रोगी शोषणीय दशा में पहुंच गया है। दादा भाई नौरोजी ने उत्तरदायित्व के पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करने की नीति को नैतिक निकास की संज्ञा दी। नैतिक निकास ये भी इन्होंने दिया था। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे ने भी 1872 ईस्वी में धन के निष्कासन की आलोचना की।
MG रानाडे ने भी धन के निष्कासन की आलोचना की 1872 ईस्वी में। धन संपत्ति के विदोहन को लेकर वेलबी या वेलबाई आयोग, जो वेलबी आयोग इससे रिलेटेड थी कि धन निष्कासन से संबंधित है, विदोहन से संबंधित है, वेलबाई या वेलबी आयोग, ठीक है। कब का? 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया गया था। 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सर्वप्रथम बजट पर भाषण देते हुए गोखले ने धन के बहिर्गमन या धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 1901 में किसने? गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन सी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी व अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त ने 1901 ईस्वी में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारत के राजस्व का आधा हिस्सा प्रतिवर्ष बाहर चला जाता है। दत्त ने धन के निष्कासन को एक बहते हुए घाव की तरह बताया। रमेश चंद्र दत्त, R.C. दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। R.C. दत्त का जन्म 13 अगस्त 1848 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ और उसकी मृत्यु 30 नवंबर 1909 ईस्वी को बड़ौदा रियासत में हुई। R.C. दत्त की पुस्तक ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन ऑन फेमाइंस एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक में उठाए गए मुद्दों पर ब्रिटिश भारतीय सरकार को खंडन प्रकाशित करना पड़ा और सुधारवादी आर्थिक कदम उठाने पड़े। R.C. दत्त की लिखी अन्य पुस्तकें देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, दूसरी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरी द महाभारत एंड द रामायण, ये भी इनकी है। एंड चौथी है द 3 years इन इंग्लैंड, पांचवी है इंडियंस इन द विक्टोरियन एज, एंड छठी है ग्रेट एपिक्स एंड एंशिएंट इंडिया, सातवीं है लैक ऑफ पाम्स। तो लैक ऑफ पाम्स इंपोर्टेंट है, किनकी है? रमेश चंद्र दत्त की, ठीक है, R.C. दत्त की है ये लैक ऑफ पाम्स। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया। INC ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था? कलकत्ता अधिवेशन। कौन से अधिवेशन में किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में किया था, ठीक है। कब किया था? 1896 का जो कलकत्ता में जो अधिवेशन था, वहाँ पे जो धन के निष्कासन को स्वीकार किया था। किसने? INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। धन के निष्कासन के तत्व देखते हैं। गृह व्यय, होम चार्जेस, ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को लाभांश, विदेशियों में किए गए सार्वजनिक ऋण, सैनिक व असैनिक व्यय, पेंशन आदि, इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीद, तो ये सभी इसमें आते हैं। और भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल में होम चार्जेज, गृह व्यय को भारत से संपत्ति के दोहन का महत्वपूर्ण अंग था, जिसके अंतर्गत लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के प्रयोग में लाई जाने वाली निधि एवं भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि संगठन थी। 1858 ईस्वी के बाद भारत विश्व मंत्री के इंडिया हाउस ऑफिस के खर्चों के लिए भारत से इंग्लैंड धन भेजना शुरू हुआ। इससे पहले लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सेक्रेटरी और उसके ऑफिस के खर्चों के लिए 1793 ईस्वी से भारत से भुगतान किया जाता था। ये होम चार्जेज में शामिल थे। दूसरा, विदेशी पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, विदेशी पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज दूसरा। और तीसरा कौन सा है? विदेशी बैंक, बीमा व नौवन कंपनियों द्वारा कमाया जाने वाला धन। आर्थिक निकास के अनुमान, पॉइंट, अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग अनुमान लगाया है। दूसरा, दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता। दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम का अनुमान लगाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867 से 68 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम 20 रुपये थी। ठीक, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन VKRV राव ने किया था। किसने किया था? VKRV राव ने राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन। ठीक है, उनके अनुसार 1931-32 में प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये थी। कितनी थी? 62 रुपये 1931-32 में। दादा भाई नौरोजी के अनुसार अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ से 1865 से 1866 ईस्वी तक समस्त निकास 150 करोड़ पाउंड था। 1901 में R.C. दत्त ने 2 करोड़ 20 लाख पाउंड प्रति वर्ष निष्कासन का अनुमान लगाया। आर्थिक निकास ने देश में पूंजी एकत्रित नहीं हो सकी, जिससे भारत का औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो गया, जबकि भारतीय धन
भारतीय धन से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास बढ़ा। भारतीय धन बाहर जाकर वापस ऋण के रूप में भारत में आता था, जिस पर भारत को ब्याज भी देना पड़ता था, अर्थात भारत को भारतीय धन पर ही ब्याज देना पड़ता था। इस प्रकार ब्याज व ऋण का कूचक्र बन गया। 1833 ईस्वी के बाद अधिकांश निकासी भारत में ब्रिटिश पूंजी के निवेश से ही थी। ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था, वेरी इंपोर्टेंट। ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था 19वीं सदी में सरकार की आय का सबसे प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर इजारेदारी प्रथा या खेती व्यवस्था फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत की। इस प्रथा में भू राजस्व वसूली का कार्य सबसे अधिक बोली लगाने वालों को ठेके पर दिया जाता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में भू राजस्व के वार्षिक बंदोबस्त के स्थान पर 5 वर्ष का बंदोबस्त किया। 1776 ईस्वी में इसे पुनः वार्षिक किया गया। इजारेदारी प्रथा के कारण किसानों का शोषण बढ़ा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में फिलिप फ्रांसिस ने दिया, परंतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका विरोध किया। क्लाइव व वॉरेन हेस्टिंग्स की भू राजस्व नीति के बारे में कॉर्नवालिस ने कहा कि 1/3 बंगाल जंगल में बदल गया है, जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। ब्रिटिश काल में 3 प्रकार के भू राजस्व प्रणाली प्रचलित थी। स्थायी बंदोबस्त पहले ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 साल का बंदोबस्त लागू किया था। वह इसे 1793 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बाद स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया। जमींदारों को भू स्वामी माना जाए या नहीं, इसके बारे में सर जॉन शोर व जेम्स ग्रांट में मतभेद था। जेम्स ग्रांट के अनुसार भूमि सरकार की है तथा जमींदार है वो कर संग्रहकर्ता मात्र है। जॉन शोर ने जमींदारों को भूमि का स्वामी मानने पर बल दिया, जबकि जेम्स ग्रांट जमींदारों को भू स्वामी मानने के विरुद्ध था एवं जेम्स ग्रांट ने स्थायी बंदोबस्त का विरोध किया। अंततः कॉर्नवालिस ने जॉन शोर के सुझाव को स्वीकृति दी। अतः जॉन शोर स्थायी बंदोबस्त से जुड़े रहे थे। फिलिप फ्रांसिस, अलेक्जेंडर डो एवं थॉमस लॉ भी जॉन शोर के विचारों से सहमत थे। थॉमस लॉ का नाम स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था। थॉमस लॉ किससे जुड़े हुए थे? स्थायी बंदोबस्त से, इस्मरारी से। और ग्रांट 1765 ईस्वी में संग्रहित कर को आधार बनाना चाहता था, जबकि शोर इससे सहमत नहीं था। अंततः 1790 से 1791 ईस्वी में संग्रहित कर को आधार बनाया गया। जॉन शोर यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए चाहता था, परंतु कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त का पक्षधर था। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। स्थायी बंदोबस्त को जागीरदारी, इस्तमरारी, मालगुजारी तथा विश्वेदारी आदि नियमों से भी जाना जाता था। कंपनी स्थानीय बंदोबस्त को परिवर्तित कर समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई। जमींदार भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में कार्य करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे उसकी भूमि जमींदार धारणा का आभास मिलता है। वह इस व्यवस्था को एक ऐसे वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखना चाहता था जो तथाकथित ऐतिहासिक अधिकार पर आधारित था। ये व्यवस्था लागू होने के बाद कानूनी विवाद बढ़े, क्योंकि कंपनी द्वारा जमींदारों को भूमि का अधिपति बनाया गया था। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार में लागू करने के कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को छवेसा से हस्तांतरित करने का अधिकार मिला। इसके अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व वसूल कर उसका 11वां हिस्सा अपने पास रखना पड़ता था। वह शेष 10वां या 11वां हिस्सा कंपनी के पास जमा कराना पड़ता था। निर्धारित तिथि तक भू राजस्व कंपनी के पास जमा न कराने पर सूर्यास्त कानून 1794 ईस्वी में सनसेट लॉ द्वारा जमींदारी जब्त कर नीलाम कर दी जाती थी। ये पूछा हुआ यूपीएससी में, ठीक है। और जमींदारों को भूमि का मालिक बनाने से किसान पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। उन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। वो बहुत ज़्यादा लगान वसूल किया जाने लगा था। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को 2 फायदे हुए। पहला, एक फ़ायदा ये हुआ कि कंपनी की आय का एक निश्चित व स्थायी स्रोत हो गया।
क्योंकि सदैव के लिए कर निर्धारित हो गया था। दूसरा, जमींदार के रूप में कंपनी को एक वफादार वर्ग मिल गया। इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लागू थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। स्थायी बंदोबस्त के कारण बंगाल में अनुपस्थित भूस्वामी एब्सेंट जो लैंडलॉर्ड बन गए। इसका तात्पर्य है कि वास्तविक जमींदार कलकत्ता में रहते थे तथा वे राजस्व वसूली का कार्य दलालों को सौंप देते थे। कॉर्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किसानों तथा जमींदारों के बीच बिचौलियों की लंबी श्रृंखला बन गई। बनारस में जोनाथन डंकन स्थायी बंदोबस्त से जुड़े थे। रमेश चंद्र दत्त ने स्थायी भूमि बंदोबस्त की अत्यधिक प्रशंसा की है। उसके अनुसार ये भूमि व्यवस्था ब्रिटिश जाति द्वारा किए गए कार्यों में सर्वाधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और सफलतम कार्य है। राजा राम मोहन राय ने भी स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। रीड और मुनरो दोनों थे, ठीक है। सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 ईस्वी में कहाँ पे 92 नहीं है 92 मद्रास में, कहाँ पे मद्रास में, ठीक है, जो तमिलनाडु में है, के बारामेल जिले में लागू किया था। और 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास के शेष भागों एवं एल्फिंस्टन 1827 ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। इस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर एल्फिंस्टन था। कौन था? एल्फिंस्टन, ठीक है। और ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई, ये शायद पूछा हुआ यूपीएससी में, मैंने पढ़ा था कहीं में। ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग व सिंध आदि क्षेत्रों में लागू थी। ये ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भू क्षेत्रों में 51% में लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान और रैयत ही भूमि के स्वामी होते थे और वे कुल उपज का 33% से 55% के बीच लगान कंपनी को अदा करते थे। इसमें लगान की राशि स्थायी तौर पर निश्चित नहीं की गई थी तथा 20 या 30 वर्षों के पश्चात इसमें परिवर्तन किया जा सकता था। इनकी परिवर्तन इसमें किया जा सकता था, लेकिन 20 या 30 वर्षों के पश्चात किसान भूमि बेच सकते थे। किसानों के पास भूमि बेचने का अधिकार था एवं गिरवी रखने का भी था। एवं सरकार रैयत को है जो पट्टा भी देती थी। भू राजस्व के भुगतान के लिए किसान स्वयं जिम्मेदार होते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की ऊंची दरों के कारण किसान महाजनों के चंगुल में फंस गया। इस कारण किसान व महाजनों में बाद में दक्कन में किसान आंदोलन संघर्ष की स्थिति बनी। रैयतवाड़ी के दो प्रमुख दोष थे। पहला, अत्यधिक भूमिकर की अनिश्चितता। प्रिंगल ने 1824 से 1828 ईस्वी तक मुंबई का मुख्य सर्वेक्षण अधिकारी था। उसने कुल उपज का 55% भूमिकर निर्धारित किया। प्रिंगल का सर्वे दोषपूर्ण था। अतः 1835 ईस्वी में विनगेट को बम्बई प्रांत का मुख्य सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया था। बम्बई में नई रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन जी विनगेट ने लागू की। एच गोल्ड स्मिथ व डेविडसन ने भी इसमें सहयोग किया। जी विनगेट और गोल्ड स्मिथ बॉम्बे सर्वे सिस्टम 1835 ईस्वी के जनक थे। बॉम्बे सर्वेक्षण व्यवस्था एक व्यवहारिक बंदोबस्त था जिसका उद्देश्य मांग को गिराकर ऐसे उचित स्तर तक लाना था कि उसका नियमित भुगतान होता रहे। मिरासीदारों के विशेष लगानों एवं विशेष अधिकारों को मान्यता दी गई। मिरासीदार मूल उपनिवेशी एवं अच्छे किसान थे, तो ये मिरासीदार शब्द याद रखना। उसके बाद तीसरी है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था इसे अवध में तालुकदारी व्यवस्था और मध्य प्रांत एवं बरार में मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। हॉल्ट मैकोंजी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्तियों की स्थितियों के बारे में लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी थी। इस व्यवस्था में संपूर्ण ग्राम अथवा महल को भू राजस्व की इकाई माना जाता था तथा गांव के लोग सम्मिलित रूप से भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी होते थे। गांव के लोग अपनी मुखिया द्वारा निर्धारित समय के अंदर लगान अदा करते थे। महलवाड़ी में भूमि का स्वामित्व किसान के पास तब तक होता था जब तक वह लगान एक निर्धारित समय पर चुका था।
कृषक अपनी भूमि बेच सकता था। लगान निश्चित समय पर न चुकाने के कारण ग्राम महाल या महाल प्रमुख द्वारा उसे भूमि से बेदखल भी किया जा सकता था। इस व्यवस्था में लगान निर्धारण के लिए मानचित्रों का प्रयोग किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आगरा और अवध के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तरी पश्चिमी प्रांत, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से में शामिल थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 30% भाग था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने दिया था। वह 1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7 द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था को मान्यता दी गई। हॉल्ट मैकेंजी ने पश्चिमी उत्तर प्रांत, पंजाब में उत्तर प्रदेश में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की। पंजाब में संशोधित महलवाड़ी प्रथा लागू की गई, जो ग्राम प्रथा के नाम से जानी गई। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था के प्रवर्तक आर मार्टिन बर्ड थे। उन्होंने 1833 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की। 1840 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी प्रांत के गवर्नर जेम्स थॉमसन ने महलवाड़ी व्यवस्था को उत्तरी पश्चिमी प्रांत में लागू किया। इसे थॉमसोनियन बंदोबस्त भी कहा जाता है। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था भी असफल रही, क्योंकि लगान निर्धारण अनुमान पर आधारित होने के कारण बहुत ज़्यादा था। भू राजस्व कुल अनुमानित उत्पादन का 66% था। महलवाड़ी व्यवस्था 30 वर्ष के लिए कितनी थी? लगभग 30 ईयर्स के लिए थी। कितने? 30 ईयर्स के लिए। महलवाड़ी व्यवस्था की समीक्षा के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इलाहाबाद में एक बैठक की थी। कृषि पर प्रभाव। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारतीय कृषि ढांचे को चौपट कर दिया। कंपनी सरकार ने राजस्व में जो भी सुधार किया था, उसने भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला। अत्यधिक भू राजस्व से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई तथा लगान के दबाव के कारण परंपरागत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा बिखर गया। नकद फसलों नील, गन्ना, जूट, कपास के उत्पादन को अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया, जिससे खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित हुआ। अब ग्रामीण आवश्यकताओं के स्थान पर बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन होने लगा। किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ी तथा किसानों की जमीन साहूकारों के हाथों में चली गई। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के निम्नलिखित कारण थे: भूमि जोत का विखंडन, कुटीर उद्योगों का पतन, तीसरा सिंचाई सुविधाओं का विकसित न होना और नकदी फसलों का चयन। खाद्यान्नों के निर्यात के कारण अक्सर अकाल की स्थिति हो जाती थी। कृषि के वाणिज्यीकरण से भारत में गरीबी एवं अकाल पड़े। अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ तथा शोषण आधारित श्रम संबंधों की शुरुआत हुई। कृषि के व्यवसायीकरण के कारण क्या थे? वो देखते हैं। पहला कारण है कि परिवहन के बेहतर साधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया। भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण। तीसरा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की मांग। चौथा, भारत कच्चे माल के प्रदाय के रूप में सीमित कर दिया गया। बंगाल सरकार के द्वारा बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1855 लागू किया गया, जिसमें जमींदारों, भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। 19वीं शताब्दी में जनसंख्या में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव पड़ने लगा, क्योंकि हस्तशिल्प तथा ग्रामीण उद्योगों के विनाश के कारण जनता कृषि की ओर उन्मुख होने लगी। भारतीय कृषि पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का प्रभाव। एक नई बाजार अर्थव्यवस्था का निर्माण, भूस्वामियों एवं जोतने वाले कृषकों के बीच ध्रुवीकरण, भूविहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि, ग्रामीण शिल्पकारों में बेरोजगारी, ये सब थे। और ब्रिटिश काल में किसानों की खुशहाली में मुख्य बाधा उच्च भू राजस्व दर थी। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत को महानगरीय पूंजीवाद के कृषक उपाश्रम के रूप में परिवर्तित करने के लिए बनाई गई थी। कंपनी ने आरंभ में भारत से रकम भेजने की समस्या नील की खेती के विकास एवं चीन को अफीम के निर्यात द्वारा सुलझाई। कंपनी द्वारा भारत में निवेश शब्द का प्रयोग निःशुल्क अंतर्देशीय व्यापार से लाभ एवं दीवानी राजस्व का अधिशेष के लिए किया। अकृषिकरण प्रक्रिया से भूमिहीन कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। ब्रिटिश काल में महाजनी वर्ग के विकास का प्रमुख कारण किसानों से अत्यधिक भू राजस्व की मांग थी। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की रक्षा करना था। भारत सरकार ने 1860 ईस्वी में एक अस्थायी उपाय के रूप में आयकर लागू किया, ताकि 1857 ईस्वी की क्रांति से उत्पन्न कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके। रेलवे विकास के लिए बनी समितियां। 1902 ईस्वी में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग बना। 1907 ईस्वी में
मैकी की अध्यक्षता में दूसरा रेलवे बोर्ड बना, जिसमें रेलवे बोर्ड को स्वायत्त बनाने का सुझाव दिया गया। सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में बनी एकवर्थ समिति ने रेलवे की कार्यप्रणाली की जांच की व एकवर्थ समिति की सिफारिश पर ही 1925 में रेल बजट को साधारण बजट से पृथक किया गया। एकवर्थ समिति ने ही सर्वप्रथम रेलवे को राज्य के नियंत्रण में लाने की बात कही थी। 1925 ईस्वी में सर डिकिंसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग की स्थापना हुई। इसकी सिफारिशों से कर सलाहकार समिति की स्थापना हुई। 1932 ईस्वी में लॉर्ड पोप के अधीन एक रेलवे समिति का गठन हुआ। 1935 ईस्वी में वेजवुड आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। 1949 और 50 ईस्वी में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ये यहाँ से। सहकारिता, कृषि, श्रम, वित्त एवं अर्थव्यवस्था संबंधी आयोग, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आयोग या समिति का नाम, उसका गठन, वो उसकी मुख्य सिफारिशें या उद्देश्य क्या था, और ये जो समितियां हैं वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बनाई गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं अमानी समिति। ये 1778 ईस्वी में गठन का वर्ष आप देख सकते हो, बट उतना मतलब याद करना कोई ज़रूरी है नहीं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि वो समिति किससे संबंधित थी और किसके शासनकाल में, कार्यकाल में, मतलब उस समय जो कंटेम्प्रेरी गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो अमानी समिति ये 1778 ईस्वी की है। ये आपके भू राजस्व और अकाल के बारे में सिफारिशें की इन्होंने। ठीक है, और जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उनके शासनकाल में ये बनी थी। उसके बाद वेल्बी आयोग के बारे में पढ़ते हैं। सन नहीं दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है। धन संपत्ति के दोहन के मामले में इस समिति ने दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। ठीक है, तो जो वेल्बी आयोग है वो किससे संबंधित है? ड्रेन ऑफ वेल्थ से संबंधित है। ठीक है, इसमें भी गवर्नर जनरल नहीं दिया गया है। उसके बाद निकोलसन समिति, सबसे देखो इम्पोर्टेंट बात है कि बस समिति याद रखो और किससे संबंधित थी, उस समिति का जो सब्जेक्ट है वो याद रखो। ठीक है, निकोलसन समिति 1892 ईस्वी की है, और आपकी सहकारी संस्थाओं के मुद्दों पर रिपोर्ट, जो सहकारी संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव्स, जो इंस्टीट्यूशंस है, उनके मुद्दों पर है जो रिपोर्ट इन्होंने दी थी, और ये लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में बनी थी। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। उसके बाद मॉनक्रीफ आयोग, क्या मॉनफ्रीफ आयोग, मॉनफ्रीफ आयोग 1901 का है, और सिंचाई के बारे में सुझाव दिया था। ठीक है, इरिगेशन, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन के बारे में सजेशन अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशंस। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद हॉलैंड समिति या उद्योग आयोग भी इसको कहते हैं, 1916 में बनी थी ये, और नाम से ही स्पष्ट है कि उसका दूसरा नाम उद्योग आयोग है। तो उद्योगों के बारे में इन्होंने सिफारिश की थी, और 1918 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की, 16 में बनी थी। ठीक है, और चैम्सफोर्ड गवर्नर जनरल था दैट टाइम। ओके, उसके बाद बात करते हैं मैस्टन आयोग। ये वित्तीय संबंध समिति है, और इसको वित्तीय संबंध समिति भी कहते हैं। मैस्टन आयोग को 1924 में बनी थी। केंद्र व प्रांतों के बीच राजस्व विभाजन पर, द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड प्रोविंस। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने सिफारिशें दी, जिसमें यथासंभव मतलब जितना हो सके राजस्व के जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी मदों को जो त्यागने पर बल दिया गया। ठीक है, मतलब जो मदें हैं वो नहीं होनी चाहिए। पील समिति, ये संघीय बनावट समिति भी इसको कहते हैं, और केंद्र व प्रांतों में जो सेंट्रल एंड प्रोविंस है उनमें राजस्व विभाजन पर है जो विचार है जो किया गया था। तो ये राजस्व रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित है। ठीक है, मैस्टन आयोग और पील समिति। उसके बाद लेटन आयोग, ये भी आपका राजस्व विभाजन पर आधारित है, और इसे इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सी आयोग इसको संघीय वित्त समिति भी कहते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में राजस्व विभाजन पर, तो ये भी राजस्व विभाजन पर थी। उसके बाद ओटो नियमर समिति 1936 ईस्वी की है, केंद्र और राज्यों में वित्तीय संबंधों पर सुझाव, ओटो निमेयर समिति। और लॉर्ड वेलिंगटन था, कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन आया, उसमें जो गवर्नर जनरल था। ओके,
गवर्नर जनरल। और उसके बाद ये क्या है, मैक्लोगन समिति, मैक्लोगन समिति ये 1915 ईस्वी की है और सहकारी संस्थाओं पर इसने रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो मैक्लोगन समिति किससे संबंधित है, क्योंकि सहकारी संस्थाओं से संबंधित है। और लॉर्ड हॉर्डिंग्स उस दैट टाइम गवर्नर जनरल था। और भारतीय वित्त आयोग इंडियन फाइनेंस कमीशन 1921 की है और पहला वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष इब्राहिम रहीमतुल्लाह थे। ठीक है, और लॉर्ड रीडिंग था उस समय गवर्नर जनरल। उसके बाद देखते हैं लिनलिथगो आयोग, ये इंपॉर्टेंट है। लिनलिथगो आयोग ये कृषि पर राजकीय आयोग था, 1928 में बना था और भारत में जो एग्रीकल्चर है उसकी स्थिति सुधारने की जो सिफारिश है वो लिनलिथगो आयोग ने की थी। किसने की थी, लिनलिथगो आयोग ने की थी। और लॉर्ड इरविन दैट टाइम गवर्नर जनरल था। कौन था, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लिनलिथगो आयोग कृषि की स्थिति सुधारने से संबंधित था। ठीक है, और लॉर्ड इरविन इसमें गवर्नर जनरल था। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति, ब्लूमफील्ड जांच समिति का पूछ सकते हैं, ये 1928 की है और भूमि कर में हुई वृद्धि को बारदोली आंदोलन के बाद कम कर है जो 6.03% तक घटाने की जो सिफारिश है वो इसने मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बारदोली जो आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेशनल जो मूवमेंट है हमारे, तो उससे ये बारदोली आंदोलन से जुड़ा है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति जो भूमि कर में वृद्धि हुई थी, बारदोली आंदोलन हुआ था उसके प्रत्युत्तर में, फिर उसके बाद है जो इस संविधान समिति के आधार पर जो दर है वो कम कर दी गई थी। और लॉर्ड इरविन आपका उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति में, और बारदोली आंदोलन के समय भी लॉर्ड इरविन था। ठीक है, नेक्स्ट है फॉसेट समिति। कौन सी, तो ये समिति आपकी कब बनी थी नहीं दिया गया है। ये छुंगी जो टैरिफ है और वेतन के बारे में गठन, ये छुंगी और वेतन से संबंधित है। ठीक है, फॉसेट समिति। उसके बाद व्हिटले आयोग, ये व्हिटले आयोग श्रम आयोग था। क्या था, श्रम आयोग था, लेबर कमीशन था, 1929 में बना था। श्रमिकों और श्रम के बारे में है जो इन्होंने सिफारिश की थी और लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, उसके बाद सप्रू समिति 1936 की है और संयुक्त राज्य यूनाइटेड प्रोविंस में मध्य वर्ग की बेरोजगारी की जांच के लिए, तो बेरोजगारी से संबंधित था सप्रू समिति, लॉर्ड वेलिंगटन के समय बनी थी। फ्लाउड आयोग ये लगान आयोग भी इसको कहते हैं, 1940 का है। फसल को दो तिहाई हिस्सा बटाईदारों इनकी किसानों को देने की जो सिफारिश है वो 2/3 हिस्सा वो बटाईदारों या किसानों को देने की सिफारिश फ्लाइट या लगान आयोग ने की थी 1940 में। और ये सिफारिशें ही बंगाल की जो तेभागा आंदोलन की जो प्रेरणा स्रोत है वो बनी। ठीक है, तो तेभागा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो फ्लाइट आयोग किससे संबंधित है, तेभागा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और जो बटाईदारों को है जो 2/3 हिस्सा है वो किसानों को देने की सिफारिश ने की थी और लॉर्ड लिनलिथगो उस समय गवर्नर जनरल था। उसके बाद ब्रिटिश काल में भारत में गठित अन्य विविध आयोग और समितियां देखते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी थी, इनाम आयोग, ये अध्यक्ष इसका इनाम था और 1852 की है। ठीक है, डलहौजी ने गवर्नर जनरल था उस समय। और इसकी विषय वस्तु सब्जेक्ट था भूस्वामियों की उपाधियों की जांच हेतु, जो भूस्वामी है उनकी उपाधियों की जांच हेतु इनाम आयोग बना था। ठीक है, उसके बाद हॉर्सल समिति, हर्षल इसका अध्यक्ष था, नाम से ही स्पष्ट है। और लॉर्ड लेंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल था और टकसाल संबंधी सुझाव के लिए बनी थी। जो हॉर्सल समिति है वो टकसाल संबंधी सुझाव के लिए बनी थी। फ्रेजर आयोग आपका पुलिस प्रशासन से रिलेटेड है। क्या है, फ्रेजर आयोग पुलिस प्रशासन से रिलेटेड है। ठीक है, और एंड्रयू फ्रेजर इसके अध्यक्ष था और लॉर्ड कर्जन के समय बना था ये। ठीक है, पुलिस प्रशासन रिलेटेड कौन सा है, फ्रेजर आयोग। शाही आयोग 2 बने थे शाही आयोग, एक जो पहला शाही आयोग है वो लॉर्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में बना था 1912 में। और लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय गवर्नर जनरल था। और लोक सेवा या नागरिक सेवा या सिविल सेवा से संबंधित था शाही आयोग। ठीक है, उसके बाद दूसरा है शाही आयोग जो लॉर्ड ली की अध्यक्षता में 1923 में, इसके जस्ट 11 साल बाद बना था। और लॉर्ड रीडिंग उस समय गवर्नर जनरल था और ये भी नागरिक सेवा से संबंधित था। दोनों शाही जो आयोग थे वो दोनों नागरिक सेवा से संबंधित थे। उसके बाद स्किन समिति भारतीय सैंडहॉर्स्ट समिति भी इसको कहते हैं और सर एंड्रयू स्किन इसके अध्यक्ष थे। 1925 में ये बनी थी और लॉर्ड रीडिंग उस समय गवर्नर जनरल था। और सेना का जो भारतीयकरण करने से संबंधित है, यानी कि सेना में धीरे धीरे भारतीयों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, तो उससे रिलेटेड समिति कौन सी थी, स्किन समिति भारतीय सेना का है जो भारतीयकरण करने के लिए बनी थी।
ठीक है। उसके बाद रेल समिति सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 1924 में बनी थी लीडिंग की शासनकाल में, और ये भारतीय रेल से संबंधित है। जो रेल समिति नाम से स्पष्ट रेल समिति, ठीक है, नाम उतना आपको दिक्कत नहीं होने वाली याद रखने में, ठीक है। उसके बाद बटलर समिति, ये बटलर इसका अध्यक्ष था और 1927 में बनी थी। इरविन उस समय आपका गवर्नर जनरल था, और देशी राज्यों और ब्रिटिश परम सत्ता के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए बनी थी। उसके बाद व्हिटले आयोग, ये एस व्हिटले की अध्यक्षता में बना था, और 1929 में लॉर्ड इरविन उस समय था, और श्रमिकों के बारे में ऊपर पड़ा है, ठीक है। उसके बाद लिंडसे आयोग अध्यक्ष इसका A.D. लिंडसे था, 1929 में बना था, और लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल था। और मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए लिंडसे आयोग बनाया गया था, ठीक है। लिंडसे आयोग मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद भारतीय परिसीमन आयोग या सीमा निर्देश समिति जो बनी थी सर लॉरी हैमंड की अध्यक्षता में 1935 में बनी थी। लॉर्ड वेलिंगटन उस समय आपका गवर्नर जनरल था, और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित था, ठीक है। भारतीय परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित था, 1935 में बना था। लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर जनरल था, और सर लॉरी हैमंड अध्यक्ष था। विकेंद्रीकरण पर स्थायी आयोग, एक स्थायी आयोग, दो आगे हमने पढ़े हैं वो थे सिविल सेवा से संबंधित है, लेकिन ये जो आयोग है वो विकेंद्रीकरण पर आधारित है। लॉर्ड मिंटो उस समय आपका अध्यक्ष था, गवर्नर जनरल था, और 1908 में ये बना था, और स्थानीय शासन वो विकेंद्रीकरण पर सिफारिश दी थी। तो जो लोकल बॉडीज़ है या लोकल गवर्नमेंट है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन पर जो बना हुआ आयोग कौन सा है, ये स्थायी आयोग जो था दूसरा वो था। लोक सेवा आयोग, ये सर चार्ल्स एटचिंसन 1886 का है। लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल था, और सिविल सेवा प्रणाली के बारे में रिपोर्ट इन्होंने दी थी, सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली के बारे में इन्होंने रिपोर्ट दी थी लोक सेवा आयोग ने। और उसके बाद मुड्डी मैन कमेटी रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी थी, और एलेक्जेंडर मुड्डी मैन इसके अध्यक्ष थे, 1924 में बने थी। लॉर्ड रीडिंग उस समय गवर्नर जनरल था, और 1919 के अधिनियम के जो द्विज शासन लगाया गया था उसकी जांच के लिए आपकी मुड्डी मैन कमेटी बनी थी। तो इससे रिलेटेड है, तो ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुड्डी मैन कमेटी 1919 के अधिनियम के द्वैत शासन की जांच के लिए बनी थी, और एलेक्जेंडर मुड्डी मैन इसका अध्यक्ष था, 1924 में बनी थी, और गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद देखते हैं मुद्रा संबंधी आयोग के बारे में देखते हैं। मुद्रा संबंधी आयोग, मैन्सफील्ड आयोग, ये लॉर्ड लॉरेंस उस समय गवर्नर जनरल था, और मुद्रा समस्या पर विचार के लिए मैन्सफील्ड आयोग बनाया गया था 1866 ईस्वी में। उसके बाद हर्षल समिति, ये टकसाल संबंधी सुझाव दिया था, लॉर्ड लैंसडाउन था उस समय, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ी है हर्षल समिति के बारे में, ठीक है। हर्षल समिति टकसाल से संबंधित सुझाव दिया था। सर हेनरी फाउलर समिति 1898 की है। सॉवरिन वो रुपया दोनों, 1 शिलिंग 4 पेंस प्रति रुपये की दर से असीमित कानूनी जो टेंडर है वो बना दिए गए। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय उस समय गवर्नर जनरल था। सर हेनरी बैमिंगटन समिति 1919-20 की थी, उनकी सिफारिश पर एक राजस्व आयोग फिस्कल कमीशन गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष एम रहीमतुल्ला थे, ठीक है। ये उसके बाद यल्डन यंग कमीशन ये मुद्रा व्यवस्था पर सिफारिश के लिए बनाया गया था 1925 में। लॉर्ड रीडिंग उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है। चैम्बरलेन आयोग, द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी 1931 का है। ये मुद्रा प्रणाली पर सुझाव के लिए बनाया गया था। लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है। और 1861 ईस्वी में पेपर करेंसी एक्ट लागू हुआ। 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लागू हुआ, और 1862 ईस्वी में भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत है वो हुई 1862 ईस्वी में स्वीकृत पत्र मुद्रा, ठीक है। और 1900 ईस्वी में गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की स्थापना हुई। गोल्ड स्टैंडर्ड जो रिजर्व रखना होता है वो 1900 कब शुरू किया गया था? 1900 ईस्वी में। और एटचिंसन आयोग ने ब्रिटेन व भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन का सुझाव है वो स्वीकार कर दिया तथा इंस्टीट्यूटरी सिविल सर्विस को समाप्त करने का जो सुझाव है वो किसने दिया था? एटचिंसन आयोग ने दिया था। और भारतीय परिसीमन समिति ने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों के आधार पर संघीय असेंबली एवं प्रांतीय असेंबलियों में मजदूर प्रतिनिधियों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण की सिफारिशें की। गोपाल कृष्ण गोखले भी इन लिंकन आयोग के सदस्य थे,
ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले भी जो इंस लिंकटन आयोग है वो उसके सदस्य थे। ठीक, इंस लिंकटन। ओके, और नेक्स्ट ओके, ब्रिटिश काल के प्रमुख कारखाना अधिनियम देखते हैं। 1861 का प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। किसके काल में आया था? प्रथम कारखाना 1881 वाला लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर निषेध है जो लगाया गया था 1881 वाले में। ठीक है, और 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों से 9 घंटे से अधिक कार्य लिए जाने पर है जो प्रतिबंध था। और बच्चों को महीने में 4 अवकाश अनिवार्य किए गए। ठीक है, और ख़तरनाक मशीनों की तारबंदी फेंसिंग भी की जाए, ये इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है, और उसके बाद 1891 का दूसरा जो सेकंड कारखाना अधिनियम आया था लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में आया था। और इसने सुझाव ये दिया कि सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान किया जाए। क्या? सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश, और 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कारखानों में काम करने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध। और स्त्रियों के लिए अधिकतम जो कार्य अवधि है वो 11 घंटे, इतने 11 घंटे, और बच्चों के लिए 7 घंटे प्रतिदिन तय किया गया। ठीक है, और उसके बाद 1911 का कारखाना अधिनियम आया था लॉर्ड हर्डिंग के शासनकाल में। इसमें ये प्रावधान था कि पुरुषों के लिए 12 घंटे की कार्यविधि तथा आधे घंटे का दिन के बीच जो अवकाश है वो अनिवार्य किया गया। ठीक है, 1911 वाले में एक ही प्रावधान था। और उसके बाद 11 साल बाद 1922 में कारखाना अधिनियम आया, और चौथा कारखाना अधिनियम था शायद, और लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ये आपका आया था। और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और 12 से 15 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए कार्यविधि जो अधिकतम है वो 7 घंटे प्रतिदिन होगी। कितनी? 7 घंटे प्रतिदिन होगी। और बड़ों के लिए कार्यकाल अधिकतम 11 घंटे प्रतिदिन, 60 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया। ठीक है, 60 घंटे प्रति सप्ताह किया गया। और ओवर टाइम के लिए जो वेतन अदायगी के नियम भी है जो बनाए गए थे। तो 1922 वाला थोड़ा फ्लेक्सिबल लगता है। अच्छा, क्योंकि इसमें जो 12 वर्ष की कमाई को प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, मतलब जो एज है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, जो हम मतलब आगे जो नए नए कारखाना अधिनियम आ रहे तब। और उसके बाद चौथा 5वां कारखाना अधिनियम आया था 1937 में आया था। उसमें लॉर्ड लिनलिथ को आपका गवर्नर जनरल था। और मौसमी व गैर मौसमी कारखानों में अंतर, बच्चों के लिए कार्यावधि 5 घंटे प्रतिदिन कर दी गई थी। ठीक है, उसमें 7 घंटे थी, इसमें 5 घंटे कर दी गई। और श्रमिकों के लिए चिकित्सा, आराम व मनोरंजन का जो प्रावधान है वो भी किया गया था इसमें 1937 में। उसके बाद 1944 का कारखाना अधिनियम आपका आया लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में आया। और इसमें था कि नियमित कारखानों में श्रमिकों की जो कार्यावधि है वो 9 घंटे निश्चित की। और कारखानों में कैंटीन की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, पहले 12 घंटे थी, 11 घंटे थी, अब कितनी कर दी? 9 घंटे कर दी। ठीक है, नियमित कारखानों में। तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेस। ठीक है, थैंक यू।